नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 20 जनवरी 2023 और आज एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिस दिन एग्जाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे वीडियो प्रोवाइड कराते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन मिले और मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं सभी प्रश्नों को, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों अगर लग जाए कि अच्छा है, आपके काम का है, तो ही लाइक करें। प्रश्न है पहला, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से कब नवाजा गया? देखिए बिस्मिल्लाह खां जो है ये आपका शहनाई प्ले करते थे। शहनाई शादी विवाह में जो एक लंबा जो है आपका बांसुरी तो नहीं लेकिन एक लंबा जो है हम गांव घर में इसे पिपही बोलते हैं, यही बजाते थे। शादी विवाह में आप देखेंगे बजाते रहते हैं शहनाई, तो यही प्ले करते थे। इनको 2001 ईस्वी में इंडिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है कि संगीत के क्षेत्र में कि जो है इनमें से किसे भारत रत्न मिला है या फिर नहीं मिला है, ऐसे ऑप्शन छांटने को होता है। तो देखिए जो म्यूजिक के क्षेत्र में भारत रत्न मिला है ये सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी को मिला है। ये कर्नाटक संगीत की जो है गायिका थी, है ना। उसके बाद पंडित रविशंकर साहब को जो सितार प्ले करते थे इनको मिला है। इसके बाद आपका बिस्मिल्लाह खां को मिला है, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां लिखना है, बिस्मिल्लाह खां को मिला है। और लता मंगेशकर को, दोनों को साथ ही में मिला था 2001 ईस्वी में। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 ईस्वी में। ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। और भूपेन हजारिका जो असम से रिलेटेड है, असमिया संगीत से संबंधित है। साथ ही साथ इनके कई और भी रूप है ना, तो इनको भी मिला है आपका भूपेन हजारिका साहब को। तो इतने आदमी को जो है आपको म्यूजिक के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका है। भूपेन हजारिका साहब के नाम पे जो है ढोला सादिया ब्रिज है, जो वर्तमान में इंडिया में नदी के ऊपर सबसे बड़ी ब्रिज भी है। इसके अलावा भीमसेन जोशी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस घराना से संबंधित थे, तो ये किराना घराना से संबंधित थे। भारत रत्न की शुरुआत की बात कर लेंगे तो 1954 ईस्वी में होती है। सर्वप्रथम भारत रत्न जो है राधा कृष्णन साहब को मिला था। ऐसा नहीं कि उस साल जो है एक ही आदमी को मिला था, अन्य आदमी को भी मिले थे, लेकिन सबसे पहले रिसीव करने का श्रेय जो है हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और जिनके जन्मदिन के अवसर पे 5 सितंबर को राष्ट्रीय टीचर्स डे मनाया जाता है, उन्हीं को मिला था, एस राधा कृष्णन साहब को, सर्वपल्ली राधा कृष्णन साहब को। अगला जो है हमारा जो भारत रत्न विदेशियों को मिला, इनमें कौन कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। इसके बाद नेल्सन मंडेला है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी कहा जाता है, वहीं खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, इनके उपनाम भी कभी कभी एग्जाम में छप जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ ये जो मदर टेरेसा हैं ये भी पूर्णतः भारतीय तो नहीं थी, ये अल्बानिया के रहने वाली थी, लेकिन इन्हें भारतीय नागरिकता भी प्राप्त हो गई बाद में, तो इसके कारण इसका नाम नहीं आता, नहीं तो इन्हें भी जो है भारत रत्न मिला है और ये भी विदेशी हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्ष 2023 में सत्र की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए। आप लोग थोड़ा वीडियो देख के छोड़ देते हैं, क्या पता अंदर जो है उसी प्रकार से बात हो जाती है। जब आप एग्जाम देने जाते हो 70 तक क्वेश्चन पहुंचा, 30 तक विजिट ही नहीं कर पाए, क्या पता वो 30 तक जो है काफी इजी क्वेश्चन होगा। उसी प्रकार से इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि अरेंजमेंट तो कहीं से कहीं रहता है, तो हो सकता है कि जो बाद में क्वेश्चन हमने आपने बताया और आपने वीडियो नहीं देखा वही एग्जाम में आए, है ना। तो चलिए पूरा वीडियो देखा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्ष 2023 में सत्र की मेजबानी कौन करेगा? जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक होना है, ये आपका भारत में होना है, मुंबई में होना है, भारत के मुंबई में होना है। ठीक है, मुंबई के जियो वर्ल्ड में होना है और अंबानी फैमिली जो है इनके जो है चीफ गेस्ट के तौर पे रहेंगे और अध्यक्षता कौन करेंगे? भारत करेंगे। इससे पहले भारत जो है इन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक की अध्यक्षता 1983 में किया था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 1983 से याद आ गया कि भारत जो प्रथम विश्व कप आपका जीता है 1983 में ही जीता है, और सेकेंड विश्व कप जो है 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में जीता है। तो ये दोनों बात ध्यान रख लेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय। फीफा का मुख्यालय काफी प्रचलन में है, तो ये आपका ज्यूरिख में है। कहाँ पे है? ज्यूरिख के अंदर है आपका फीफा का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 2024 का जो आगामी ओलंपिक खेल होगा ये आपका पेरिस में होगा,
2020 वाला जो आपका 21 में कराया गया, ये आपका टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, इसके बाद 2022 का जो ग्रीष्मकाल, हाँ 2020 का, वो पहले वाला लिखा है, 2020 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ टोक्यो में, जो मैंने अभी लिख के बताया। इसके अलावा जो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब होगा, ये आपका विशेष रूप से पूछा जाता है, शीतकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसमें भी पैरा वाला, क्योंकि मेन वाला तो सबको याद रहता है, लेकिन पैरा ओलंपिक को लोग इग्नोर करते हैं। और क्वेश्चन अब तक 3 दिन पूछा गया इस प्रकार का इस बार के एसएससी जीडी में, और तीनों दिन पैरा ओलंपिक से संबंधित ही पूछा कि आगामी कहाँ होगा। ये बात अलग है कि मैं मेन वाला भी बता देता हूँ, लेकिन पैरा वाला विशेष रूप से ध्यान रखिए। 2022 के जो 13वें शीतकालीन पैरा ओलंपिक का खेल हुआ, ये चीन के बीजिंग में हुआ। ठीक है, 2022 के 13वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन चीन में हुआ था। 2026 में यही 14वें शीतकालीन जो पैरा ओलंपिक होगा, ये आपका इटली के मिलान और कॉर्टेज में होगा, कॉर्टेना। ठीक है, ये शहर का नाम है, ये इटली में होगा। ठीक है, कॉर्टेस नाम है, माफ कीजिएगा, कॉर्टेस और मिलान। ठीक है, ये इटली में है। तो 14वें पैरा ओलंपिक खेल जो 2026 में होने वाला है शीतकालीन वाला, वो आपका इटली में होगा। इसी प्रकार से 2022 का 24वां शीतकालीन ओलंपिक, वो पैरा वाला था इससे पहले, ध्यान दीजिए, इससे पहले शीतकालीन पैरा ओलंपिक था जो 13वां था। ये वाला जो है 24वें शीतकालीन ओलंपिक है, इसमें पैरा नहीं, इसमें आम इंसान जो है भाग लेते हैं, इसमें डिजेबल्ड पर्सन भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये ओलंपिक का भी आयोजन चीन में ही हुआ 2022 में, है ना, और ये भी 2026 में इटली के मिलान में ही होने वाला है। तो दोनों शीतकालीन ओलंपिक ध्यान रखेंगे, इटली के मिलान में होने वाला है 26 के अंदर, चाहे तो पैरा वाला चाहे तो मेन वाला, शीतकालीन होना चाहिए। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा आपका पेरिस में। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? जैसा कि आप जानते हैं कि धन विधेयक जो है, इसको पहले सबसे पहले कौन बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? तो इस पर फैसला आपका स्पीकर का आता है। किसका आता है? लोकसभा का अध्यक्ष, जो वर्तमान में आपका ओम बिरला है, इनका आएगा कि भाई ये जो है आपका धन विधेयक है या नहीं है। ये तो हो गई एक अलग बात। धन विधेयक से जो रिलेटेड आर्टिकल है, ये आपका 110 आर्टिकल है संविधान के अंदर, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात है कि संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत कहा गया है कि धन विधेयक को ओनली लोकसभा के अंदर ही आप पेश कर सकते हैं, राज्यसभा के अंदर इसे नहीं ले जा सकते धन विधेयक को। ठीक है, सर्वप्रथम ठीक है, तो सर्वप्रथम लोकसभा में ही इसे पेश किया जाता है धन विधेयक को, आर्टिकल 109 कहता है। इसके जस्ट पहले वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। 108 में जो है ज्वाइंट सीटिंग की बात कही गई है। ज्वाइंट सीटिंग के मतलब होता है जो लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बैठक के लिए बुलाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो आर्टिकल 108 जस्टिफाई करता है। और इसकी भी अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। दोनों जो सदन होता है उनकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी जो है परिभाषा स्पीकर ही, मतलब मतलब क्या बोलते हैं उसको, फैसला लेता है कौन? तो स्पीकर ही लेता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में है। देखिए, आजकल जो है जैसे हॉलीडे नेशनल पार्क पूछा गया था, तो कुछ ऐसा अट्रैक्टिव नाम हो जो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ब्लू माउंटेन अच्छा नाम लग रहा है, नीला पहाड़, तो ये आपका मिजोरम के अंदर स्थित है। साथ ही साथ मुरलेन नेशनल पार्क, ये भी आपका मिजोरम के अंदर स्थित है। तो दोनों को, मुरलेन और अपना ब्लू माउंटेन, दोनों याद रखेंगे। नामदफा नेशनल पार्क आपका अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा कैबुल लामजाओ जो मणिपुर में स्थित है। इसके बाद बंसदा, गिर, ये दोनों गुजरात में स्थित है। कान्हा, संजय, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित है। कंफ्यूज नहीं होना है, संजय गांधी अगर पूछ दे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, खाली संजय पूछेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। सतमंगलम तमिलनाडु में है। इसके बाद हिमीस जो है आपका लद्दाख में हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में था पहले। इसके बाद आपका जो है साउथ बटन एक नेशनल पार्क है, जो अच्छा नाम लग रहा है, तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। ये इंडिया का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क है क्षेत्रफल के हिसाब से। नागा अर्जुन सागर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है, ये मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में स्थित है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई करके रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन ही एसएससी खोजता रहता है। तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर हैं।
नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाए तो अरविंद पनघड़िया साहब को जो है नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था। नीति आयोग की स्थापना की बात करें जो पूछा जा चुका तो 1 जनवरी 2015 को होती है और ये किसका स्थान लेता है तो ये योजना आयोग का स्थान लेता है इंडिया के अंदर। ठीक है, उसी प्रकार से समझिए जैसे GATT गैट का जो है GATT होता है, गैट का स्थान WTO लिया था आपका 1995 में। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड एक संस्था थी, इसका स्थान ले लिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO 1995 में। उसी प्रकार से इंडिया में योजना आयोग का स्थान ले लिया नीति आयोग, कब 1 जनवरी 2015 में। समझ गए। इसके बाद नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है ये भारत के करंट प्रधानमंत्री ही होता है। उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन कुमार बेरी है, ये राजीव कुमार के इस्तीफा के बाद जो है इनको अपॉइंट किया गया था। इसके बाद CEO जो है परमेश्वरम है, जो अमिताभ कांत को रिटायर होने के बाद जो है इन्हें डिप्यूट किया गया। ठीक है, इसके बाद योजना आयोग की स्थापना कब होती है तो 1950 में होती है। इसका मुख्य काम था भारत के लिए योजना का जो है रूपरेखा तैयार करना। योजना आयोग जो है आपका कुल 12 योजना बना पाए जब तक रहा नीति आयोग से पहले, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अभी छपा था तो 2012 से 2017 था, लेकिन 2015 में इसे जो है ब्रेक लगा दिया गया और नीति आयोग स्थापना करके नीति आयोग सारा क्रियाकलाप अपने हाथ में ले लिया। अगला एक प्रश्न मैंने रखा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है। वो इसका अर्थ है कि किसी क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। जैसे कोई एक झापर मुझे मारा तो मैंने 2 झापर मारा, तो ऐसे में बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, यानी तुमने मेरा जो मान लीजिए 1 रुपए का नुकसान किया, मैं तुम्हारा 5 का कर दिया, तो इसे बोलते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो केशव चंद्र सेन के द्वारा 1864 में मद्रास के अंदर वेद समाज की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, ये पूछ देता है आजकल एग्जाम में कि फला समाज की स्थापना कहाँ हुआ था। ठीक है, एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है, तो आपका संस्थापक के साथ साथ जगह और ईस्वी भी नाम याद होना चाहिए। जैसे ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और ये 1828 में कोलकाता में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है, इसका मूल नाम मूल शंकर है और ये सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखे हैं। क्या सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। वेदों की ओर लौटो, इन्होंने आर्य समाज के तरफ से नारा दिया था और ये 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं जो मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी होती है। जैसे हिमालय का आप कई भाग देखते हैं, शिवालिक, लघु हिमालय, हिमालय है ना, तो ये जो है सबसे बाहरी भाग का नाम है आपका शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी जो भाग है पोर्शन है उसका शिवालिक नाम दिया गया है। हिमालय दुनिया का सबसे नवीन न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, यानी बलित पर्वत का उदाहरण है। बलित पर्वत से तात्पर्य जैसे पर्वत से जो लाइव हो, जिंदा हो, है ना। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी, देहाती भाषा में सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। इसका टोटल ऊंचाई पहले 8848 मीटर कहा जाता था, लेकिन अब जो है 8850 मीटर माना गया है और यही आपको लेके चलना है। ये नेपाल में स्थित है, नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया कि किस पर्वतमाला चोटी को जो है नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम के ऊपर पड़ा है तो भारत के एक महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा है। एंडीज पर्वतमाला जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये आपका साउथ अमेरिका महादेश में स्थित है। वहीं हिमालय पर्वत जो है इनके सबसे ऊंची चोटी के लिए विख्यात है और सबसे नवीन पर्वत के लिए विख्यात है, तो ये नेपाल के एशिया महादेश के नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये सभी बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना, क्लियर करके पढ़ेंगे, याद ज्यादा दिन तक रहेगा। ठीक है, सिर्फ याद रट मार लेंगे तो फिर कम दिन तक याद रहती है। पिछौला झील के तट पे कौन सा शहर स्थित है। देखिए ये सब जो आप मान लीजिए ताजमहल का है आगरा, तो इसमें क्या हम समझना है, हमको तो याद ही करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं रिलेट जरूर कर सकता हूँ, बनाया कौन था शाहजहां, किसके याद में, अपने पत्नी के याद में, किस चीज से बना है, संगमरमर से बना है ना। तो ऐसे रिलेट करके एक फैमिली तैयार कर लेते हैं उस क्वेश्चन का, तो आप एक आध भूल भी गए ना तो आपको याद आ जाएगा समय पर। ठीक है, पिछौला झील के तट पे कौन सा शहर स्थित है तो ये उदयपुर है, क्योंकि पिछौला झील जो है ये राजस्थान में है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पिछौला झील किस प्रकार का झील का उदाहरण है तो ये कृत्रिम झील है। ठीक है, मानव निर्मित झील है। इसी प्रकार से गोविंद सागर झील पंजाब में है, वो भी मानव निर्मित झील है। सांभर झील भी आपका राजस्थान में है। वेम्बनाड अस्तमुदी झील जो है ये आपका केरला के अंदर है।
इसके बाद केरला के अंदर एक नदी है जो आपके एसएससी बहुत पूछता है, पेरियार नदी, ये भी आपका केरला के अंदर है। इसी पर आपका इडुक्की परियोजना स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चिल्का लगून झील जो इंडिया का सबसे बड़ा झील भी है और ये खारे पानी का झील है, साथ ही साथ ये लगून झील का उदाहरण है, ये आपका उड़ीसा में है। साथ ही साथ रामसर साइट में सबसे पहले इन्हीं झील को शामिल किया गया था। इसके अलावा पुलिकट झील जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। बुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के ऊपर जो है ये बना है। नाग नागिन झील, अनंत नाग झील, शेष नाग झील, ये सभी जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और जो भी ताल एंडिंग झील है 90% केस में आपका उत्तराखंड में हो जाता है। नौकचिया ताल, खुरपताल है ना, ये जो भी तेल है, राकस ताल है ना। उसके बाद चलते हैं आगे, ये सब आपको ध्यान रखना है। झील आपका पूछ देता है, खास करके पुलिकट झील, चिल्का झील और ये बेमनाद, अष्टमुदी, ये सब काफी, लोकटक, ये सब आपसे बिना पूछे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए बता दे रहे हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, तो वहां से लेके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। भारत में तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भारत में तांबा उत्खनन के लिए राजस्थान के खेतरी प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान के खेतरी एक जगह है। राजस्थान में जो है मकराना जो है संगमरमर भी मिलता है। इसके बाद राजस्थान में और भी क्या चीज मिलता है, टंगस्टन मिलता है। जो टंगस्टन भारत में एकमात्र खान है टंगस्टन का, ये भी राजस्थान के देगाना खान में मिलता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे राजस्थान के रिलेशन में। ठीक है, उसके बाद जो है कच्चे तेल के प्रोड्यूसन में, यानी सबसे ज्यादा उत्पादन अभी राजस्थान ही कर रहा है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कच्चे तेल में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना, बिलीव नहीं होगा लेकिन है। खेतरी राजस्थान में है। पन्ना हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये पन्ना है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो नेपा नगर है, यहाँ पे आपका जो है अखबारी कागज के लिए क्षेत्र है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। कद्रमुख लौह अयस्क के लिए प्रचलित है, ये कर्नाटक में है। कद्रमुख खान जो है ये आपका कहाँ पे है, लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, कर्नाटक के अंदर है। उड़ीसा का बादाम पहाड़ी ये आपका लौह अयस्क के लिए जाना जाता है और यहाँ पे सबसे अधिक लोहा का उत्खनन होता है बादाम पहाड़ी में, ये उड़ीसा में है। इसके अलावा बैलाडीला ये भी लौह अयस्क के लिए संबंधित है। जादूगोरा में यूरेनियम, जादूगोरा झारखंड के अंदर है, यूरेनियम के लिए जाना जाता है। कोलार, केजीएफ पिक्चर आपने देखा होगा, कोलार स्वर्ण जो है मतलब केजीएफ का नाम ही है कोलार गोल्ड फील्ड, है ना, तो ये आपका कर्नाटक में है। रानीगंज झरिया ये सब जो है आपका कोयला से जो है आपका क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न है यहाँ पे, मुगल बादशाह शाह आलम ने किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया, यानी दीवानी घोषित कर दिया, दीवान एक्सेप्ट कर लिया, दीवानी। ठीक है, तो दीवानी दे दिया है ना, दीवानी मतलब अधिकार से होता है तात्पर्य। तो ये 1765 ईस्वी में दे दिया था, बक्सर के युद्ध में हार के पश्चात, है ना, जुर्माना स्वरूप। ठीक है, अब बक्सर के युद्ध में मैंने कल जो है रॉबर्ट क्लाइव का नाम ले लिया था, गलती से मैंने मैसेज को है पिन कर दिया था, तो कभी एक आध बार हो जाता है तो मैसेज नीचे पिन रहता है, एक लुक जो है उस पर अगर ध्यान चली जाए तो उसे सुधार कर ले, है ना। तो कल जो है मैंने बोल दिया था, तो बक्सर के युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है पलासी के युद्ध में होता है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो होता है। ठीक है, ये सुधार कर लीजिएगा, कल के वीडियो में मैंने एक जगह गलत बोला है और मैं नीचे पिन कर दिया था जस्ट। ठीक है, तो इस समय में जो है बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल साम्राज्य, इनके जो है त्रिगुट सेना और अंग्रेज का इकलौता सेना लड़े थे और जो है इसमें भी अंग्रेज जो है जीत गया था। ठीक है, जो आपका ये पर है क्या बोलते हैं इसके, अवध के नवाब और जो मुगल शासक, ये पूछा जाता है कि उस समय मुगल शासक कौन थे बक्सर के युद्ध के समय, तो शाह आलम द्वितीय थे। इसीलिए इस प्रश्न में आपने ऊपर में देखा कि शाह आलम द्वितीय ने कब जो है बंगाल की दीवानी दे दी अंग्रेजों को, तो एक साल बाद 1765 में। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एसएससी पूछे हैं। तो 22 मई को जो है प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने आपको दिसंबर और जनवरी के सभी इंपोर्टेंट डे कवर करवा दिया है अपने वीडियो के दौरान। आज मैं कुछ पर्यावरण के ऊपर, जो नेचर के ऊपर है, पर्यावरण के ऊपर इंपोर्टेंट डे जो पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस जब दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मतलब वाइल्ड लाइफ डे, है ना, 3 मार्च को। और विश्व जब वन्य जीव दिवस के अवसर मतलब विश्व वन्य जीव पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। इसके बाद जो है आपका अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है जी, है ना।
उसके बाद 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद और भी जो नेचर से संबंधित है, 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन जो होता है, ओजोन परत होती है ना जो पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, तो इनके संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ओजोन को कौन क्षति पहुंचा रहा है, तो CFC पहुंचा रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचा रहा है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न यहाँ पे है, अकबर के शासनकाल के दौरान उसके दरबारी दासवन, कहीं कहीं इसे दसावन भी लिखा रहता है और कहीं कहीं इसे दसावंत भी लिखा रहता है। तो SSC का एक आइडिया है कि हिंदी में आपको कभी कभी थोड़ा सा गलत करके देगा ताकि कंफ्यूज हो जाओ आप, है ना। तो दसवंत के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका चित्रकारी से संबंधित है। हालांकि अकबर के काल में चित्रकला जो है इतने चरम सीमा पे नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें भी कुछ कलाकार थे जैसे दसावंत, तो ये जो है चित्रकारी से संबंधित है। चित्रकला का स्वर्ण युग जो है मुगल काल में, जहांगीर के काल में जो है आपका आया था। किसके काल में? तो जहांगीर के काल में जो है आपका चित्रकला जो है चरम पर था मुगल सेना मतलब वंश के दौरान। अकबर के शासनकाल को मुगल वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है ओवरऑल में। ठीक है, आयने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था, तो ये बात भी ध्यान रखना है ना। अकबर को रीजेंट पूछा जाता है आपको, तो बैरम खां होता है। ठीक है, अकबर का प्रारंभिक दिनों का रीजेंट जो है आपका जो है बैरम खां होता है, ये भी कई बार पूछा गया है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को परास्त किया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अकबर जो है अपनी जिंदगी को जो है 1605 ईस्वी में त्यागा था, 1605 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो 1600 में हुआ था, तो ये हुआ आपका अकबर के समय, और प्रथम फैक्ट्री जो 1608 में सूरत में लगा था, ये हुआ जहांगीर के समय। तो आदमी एक याद रख लेता है, अकबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, और फैक्ट्रियों भी ओकरे काल में लगा देता है तो गलती हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1605 में तो अकबर मर गए। अगला एक प्रश्न है हमारा कि महान वैष्णव संत और समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव ने निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत की? सतरिया नृत्य, सब दिन बता रहे हैं। सतरिया नृत्य की कैरेक्टर भी आप लोग देख के जाएं, ये असम से संबंधित है, सबसे लेटेस्ट वाला शास्त्रीय नृत्य में इसको रखा गया है, और इसके जो शुरू करने का श्रेय है ये वैष्णव संत शंकर देव जी को दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है ये आपका लीवर में होता है, यकृत में होता है। अगर आपसे कोई पूछे पित्त का जो रंग कैसा होता है, तो हल्का पीला रंग का होता है, और इसकी प्रकृति नेचर कैसा होता है, तो ये जो है अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि इसका pH 7 से अधिक है। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो यकृत के बारे में और आपको कुछ जानना है, तो ये है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है मानव शरीर की। सबसे छोटी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो पीयूष ग्रंथि होती है, जो मस्तिष्क के अंदर होती है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम पीयूष ग्रंथि का है, मास्टर, पीयूष और पिट्यूटरी। ये सबसे छोटा ग्लैंड है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। सबसे बड़ा अगर आपसे मिश्रित ग्रंथि पूछा जाता है तो अग्नाशय जो है, जहां से आपका जो है, जिसे अंग्रेजी में पंक्रियाज बोलते हैं, और इसी से जो है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन टपकता है, जो आपका शरीर में जो है शुगर लेवल को बैलेंस करता है। इंसुलिन, इसके कमी से मधुमेह रोग होता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंसुलिन की खोज कौन किया था, तो बेंटिंग एवं बेस्टा ने किया था। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे। तो अग्नाशय के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अग्नाशय जो है मानव शरीर के सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि से हमारा तात्पर्य है दो आपका जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों का काम करता है, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी अगर आप नहीं समझते हैं तो यूं समझिए, जैसे मान लीजिए किसी को सलाइन चढ़ रहा है, तो ये पानी की बोतल होती है, तो उसमें एक इंजेक्शन डाल दिया जाता है कोई भी दवाई, और तब जो है पाइप के सहारे उस आदमी के बॉडी में नस में जाता है। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले जो दवाई था वो किसी एक मीडियम में गिरा तब गया, तो ये बहिःस्रावी है। और जो डायरेक्ट शरीर में ही चला जाए, जैसे मान लीजिए एक सुई देता है, नस में डाल देता है, हाथ ऐसे करके नस में यहाँ से इंजेक्शन डाल दिए, तो डायरेक्ट दवाई आपको इसमें मीडियम बीच में नहीं पड़ा, डायरेक्ट चला गया तो एकदम जहां पर जाना था, तो इसे बोलते हैं अंतःस्रावी। और कोई मीडियम की तरह जाए तो उसे बोलते हैं बहिःस्रावी। ये समझाने के लिए था, बाद बाकी इस पे ज्यादा अमल नहीं करना है। ठीक है, एक प्रश्न है यहाँ पे, हाँ, अगर आपसे सबसे बड़ा जो अंतःस्रावी पूछ दे, भाई देखिए सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि बता दिया मैं अग्नाशय, सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल लीवर, सबसे बड़ा अंतःस्रावी अगर ग्रंथि पूछ देना कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो अब2 ग्रंथि होगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, अब2।
अबटू ग्रंथि जहां से थायरॉक्सिन निकलती है, इसके कमी से जो है थायराइड नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें गला गलकंठ की बीमारी भी होता है। इसलिए आयोडीन लेते हैं, क्योंकि अबटू ग्रंथि को बैलेंस रखने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है, जो नमक में हम लोग आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, जहां से मिल जाता है। साओ जो जाओ उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका गोवा से संबंधित है। सिमगो महोत्सव जो है ये भी गोवा से, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। वर्तमान में प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं और श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के राज्यपाल हैं। गोवा में भी विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था, है ना। गोवा में 40 मतलब आपका सीट है, 40 सीट पे हुआ था विधानसभा चुनाव, 40 सीट पे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे कितने महिलाओं को नारी शक्ति प्रदान किया गया था? देखिए 2022 में तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो 29 महिला को उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति और अब कहिए भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है 29 मतलब बढ़िया महिला को, चुनिंदा महिला को, जो अपने अपने क्षेत्र में महारत हैं, उनको जो है पुरस्कार दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे। एक प्रश्न मैं यहाँ पे रखा हूँ जो इस बार की लेटेस्ट मैगजीन से उठाया गया है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का पहला 4th स्थान हुआ करता था, लेकिन चाइना के बाद ये दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। तो 2nd स्थान हो गया है आपका कच्चा लोहा के उत्पादन में भारत। तो दोस्तों ये था आज का हमारे तरफ से जो प्रैक्टिस सेट है उसकी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे एक नृत्य वाली वीडियो में, आज उस पर मैं काम कर रहा हूँ आप लोगों के ही फरमाइश पे कि नृत्य और जो भी त्योहार वगैरह है उनको सभी एक ही साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।